हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशंस में। आज की वीडियो में आप पढ़ेंगे छठवीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 3 आरंभिक नगर। इस अध्याय में आप मानव सभ्यता के शुरुआती दौर में आरंभिक नगरों हड़प्पा, मोहनजोदड़ो आदि के विकास, उसकी विशेषताओं, मकान, भवन निर्माण, नगरीय जीवन, कला, शिल्प, भोजन और उनके निर्माण, कच्चे माल की खोज और इस सभ्यता के अंत के बारे में जो रहस्य है उसके बारे में पढ़ेंगे। और साथ ही साथ इसमें हम इस अध्याय से संबंधित अभ्यास प्रश्नों को भी सॉल्व करेंगे जो आपके लिए बहुत ही उपयोगी होगा। तो आइए शुरू करते हैं। छठवीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 3 आरंभिक नगर। तो सबसे पहला मुद्दा क्या है? पुराने भवन का संरक्षण। देखिए दोस्तों, जसपाल और हरप्रीत अपने घर के पास की गली में क्रिकेट खेल रहे थे। उन्होंने देखा कि कुछ लोग उस खंडहर घर की तारीफ कर रहे थे जिसे गली के बच्चे भूतहा घर कहा करते थे। एक ने कहा, इसकी वास्तुकला को देखो, क्या आपने कहीं लकड़ी पर इतनी सुंदर नक्काशी देखी है? दूसरी महिला ने कहा, हमें मंत्री जी को पत्र लिखकर कहना चाहिए कि वह इस खूबसूरत घर को सुरक्षित रखने के लिए इसकी मरम्मत कराने की व्यवस्था करें। ये सब सुनकर जसपाल और हरप्रीत सोचने लगे कि इस पुराने खंडहर से लोगों को इतना लगाव क्यों हो सकता है। तो इस पुराने खंडहर से इतना लगाव क्यों हो सकता है, तो आप जान लीजिए दोस्तों कि पुराने समय में लोगों ने बहुत ही जतन से, बहुत ही मेहनत से अपने मस्तिष्क, दिमाग और शिल्प का प्रयोग करके इन पुरानी चीज़ों को निर्मित किया होगा। और ये इसलिए भी महत्वपूर्ण हो सकती हैं क्योंकि पुराने समय में उतनी अच्छी तकनीकी मशीनीकरण नहीं था जब ये चीज़ें बनाई गई हैं। आइए हड़प्पा की कहानी समझते हैं, क्योंकि जो ये अध्याय है आरंभिक नगर, इसमें मुख्य मुद्दा आरंभिक नगरों के विकास में जो है वो हड़प्पा और मोहनजोदड़ो जैसे नगर योजना जो सिंधु घाटी सभ्यता के अंतर्गत आते हैं उनके बारे में जानने के लिए इसको पढ़ना ज़रूरी है। तो हड़प्पा की कहानी दोस्तों, अक्सर पुरानी इमारत अपनी कहानी बताती है। और लगभग 150 साल पहले जब पंजाब में पहली बार रेलवे लाइन बिछाई जा रही थी तो इस काम में जुटे इंजीनियरों को अचानक हड़प्पा पुरा स्थल मिला जो आधुनिक पाकिस्तान में है। उन्होंने सोचा कि यह एक ऐसा खंडहर है जहां से अच्छी ईंटें मिलेंगी। ये सोचकर वे हड़प्पा के खंडहरों से हजारों ईंटें उखाड़ ले गए, जिससे उन्होंने रेलवे लाइनें बिछाईं और इससे कई इमारतें जो पुरानी इमारतें थीं वो पूरी तरह नष्ट हो गईं। उसके बाद लगभग 80 साल पहले पुरातत्वविदों ने इस स्थल को ढूंढा और तब पता चला कि ये खंडहर जो था वो कोई सामान्य खंडहर नहीं बल्कि उपमहाद्वीप के सबसे पुराने शहरों में से एक है। क्योंकि इस नगर की खोज सबसे पहले हुई थी, यानी हड़प्पा की खोज सबसे पहले हुई थी, इसलिए बाद में मिलने वाले इस तरह के सभी पुरास्थलों में जो इमारतें और चीज़ें मिली उन्हें हड़प्पा सभ्यता की इमारतें कहा गया। और इन शहरों का निर्माण लगभग 4700 साल पहले हुआ था। और आप जानते हैं हड़प्पा सभ्यता नगरीय सभ्यता थी, इसलिए वहाँ पे जो जीवन था वो शहरी या नगरीय जीवन था। एक प्रश्न यहाँ पर ये बनता है दोस्तों कि प्रायः पुरानी इमारत को तोड़कर उसकी जगह नए भवन बनाए जाते हैं। क्या आपको लगता है कि पुरानी इमारतों को सुरक्षित रखना चाहिए? तो बिल्कुल सही है दोस्तों। आप जान लीजिए कि यदि पुरानी इमारत का कोई ऐतिहासिक महत्व नहीं है तो उन्हें सुरक्षित नहीं रखना चाहिए, लेकिन जिन इमारतों का ऐतिहासिक महत्व है या जो इमारत इतिहास की दृष्टि से महत्वपूर्ण है उनको ज़रूर सुरक्षित रखना चाहिए। उनको जो जीर्ण शीर्ण हालत में हैं उनको उनकी मरम्मत कराई जानी चाहिए, ताकि जो वर्तमान के लोग हैं उनको उन इमारतों के विशेषताओं के बारे में, उसके शिल्प के बारे में, इन सब चीज़ों के बारे में जानकारी मिल सके। दोस्तों, इन नगरों की विशेषताएं क्या थीं ये जानना भी ज़रूरी है। तो हड़प्पा के नगर या आरंभिक नगर जो थे उनकी विशेषताएं जानते हैं। तो देखिए, इन नगरों में से कई को दो या उससे ज़्यादा हिस्सों में विभाजित किया गया था। पश्चिमी भाग जो होता था वो छोटा था लेकिन ऊंचाई पर बना था, और पूर्वी हिस्सा बड़ा था लेकिन यह निचले इलाके में था। ऊंचाई वाले भाग को पुरातत्वविदों ने क्या कहा है? नगर दुर्ग कहा है, और निचले हिस्से को निचला नगर कहा है।
दोनों हिस्सों की चहारदीवारियाँ पकी ईंटों की बनाई जाती थीं और इसकी ईंटें इतनी अच्छी पकी थीं कि हजारों साल बाद आज तक उनकी दीवारें खड़ी रहीं। दीवार बनाने के लिए ईंटों की चिनाई इस तरह से करते थे जिससे कि ये दीवारें खूब मजबूत रहें। कुछ नगरों के नगर दुर्ग में कुछ खास इमारतें भी बनाई गई थीं। मिसाल के तौर पर आप देखेंगे तो मोहनजोदड़ो में खास तालाब बनाया गया था जिसे पुरातत्वविदों ने महान स्नानागार कहा है। इस तालाब को बनाने में ईंट और प्लास्टर का प्रयोग किया गया था और इसमें पानी का रिसाव रोकने के लिए प्लास्टर के ऊपर चारकोल की परत चढ़ाई गई थी। इस सरोवर में दो तरफ से उतरने के लिए सीढ़ियाँ बनाई गई थीं और चारों ओर कमरे बनाए गए थे। इसमें भरने के लिए पानी कुएं से निकाला जाता था और उपयोग के बाद इसे खाली कर दिया जाता था। शायद यहाँ विशिष्ट नागरिक विशेष अवसरों पर स्नान किया करते थे। कालीबंगा और लोथल जैसे अन्य नगरों में अग्निकुंड मिले हैं जहाँ संभवतः यज्ञ किए जाते थे और हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और लोथल जैसे कुछ नगरों में बड़े बड़े भंडार गृह मिले हैं। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं दोस्तों, महान स्नानागार का चित्र दर्शाया गया है। ये जो हिस्सा है महान स्नानागार है और देखिए दोनों तरफ से इधर से और इधर से सीढ़ियाँ बनी हैं इसमें उतरने के लिए और किनारों किनारों पर इसमें कमरे बने हुए हैं। तो महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुआ है आप जान लीजिए दोस्तों कि महान स्नानागार जो है मोहनजोदड़ो से प्राप्त हुआ है। यहाँ पर एक मैप दिया गया है उपमहाद्वीप के आरंभिक नगर। तो आप जान लीजिए कि ये नगर आधुनिक पाकिस्तान के पंजाब और सिंध प्रांत, भारत के गुजरात, राजस्थान, हरियाणा और पंजाब प्रांतों से मिले हैं और इन सभी पुरास्थलों से पुरातत्वविदों को ऐसी अनोखी वस्तुएं मिली हैं जो बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। इन वस्तुओं में लाल बर्तन जिन पर काले रंग के चित्र बने थे, पत्थर के बाट, मुहर, मनका, तांबे के उपकरण और पत्थर के लंबे ब्लेड मिले हैं। यहाँ पर आप चित्र में देख सकते हैं ये पश्चिमी भाग है जो है उत्तरी भारत का पश्चिमी भाग है, पश्चिमोत्तर भारत कहा जाए। झेलम, चिनाब, रावी, हड़प्पा, रावी, सिंधु और ये नदियाँ हैं। आप देखिए हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर स्थित था। उसके अलावा कालीबंगा और राखीगढ़ी हैं। गवेरी वाला है चन्हूदड़ो और मोहनजोदड़ो, ये सिंधु नदी के तट पर। इसके अलावा गुजरात में धौलावीरा, सुरकोतजा और लोथल नगर जो हैं ये प्रारंभिक नगरों के उदाहरण हैं। अब आइए जान लेते हैं दोस्तों भवन, नाले और सड़कों के बारे में। तो आरंभिक नगर या हड़प्पा सभ्यता में भवन, नाले और सड़कों की क्या व्यवस्था थी या क्या योजना थी उसको जानते हैं। तो दोस्तों इन नगरों के घर आमतौर पर 1 या 2 मंजिल के होते थे। घर के आंगन के चारों ओर कमरे बनाए जाते थे और अधिकांश घरों में क्या होता था, अधिकांश घरों में अलग स्नानागार होता था और कुछ घरों में कुएं भी होते थे। इसके अलावा कई नगरों में ढके हुए नाले थे, इन्हें सावधानी से सीधी लाइन में बनाया जाता था और हर नाली में हल्की ढलान होती थी ताकि पानी आसानी से बह सके। तो देखिए कितनी अच्छी और विशिष्ट योजना से ये नालियाँ बनाई गई थीं। अक्सर घरों की नालियों को सड़कों की नालियों से जोड़ दिया जाता था जो बाद में बड़े नालों में मिल जाती थी और नालों के ढके होने के कारण इसमें जगह जगह पर मेन होल बनाए गए थे जिनके जरिए इनकी देखभाल और सफाई की जा सके। घर, नाले और सड़कों का निर्माण योजनाबद्ध तरीके से एक साथ ही किया जाता था। तो देखिए कितने अच्छे ढंग से जो है हड़प्पा की नगर विन्यास योजना थी। अब आइए देखते हैं दोस्तों नगरीय जीवन किस प्रकार से वहाँ पर व्यवस्थित था या किस प्रकार का था। हड़प्पा के नगरों में बड़ी हलचल रहा करती होगी। यहाँ पर ऐसे लोग रहते रहे होंगे जो नगर की खास इमारतें बनाने की योजना में जुटे रहते थे। ये संभवतः यहाँ के शासक थे। यह भी संभव है कि ये शासक लोगों को भेजकर दूर दूर से धातु, बहुमूल्य पत्थर और अन्य उपयोगी चीज़ें मंगवाते थे। शायद शासक लोग खूबसूरत मानकों तथा सोने चांदी से बने आभूषणों जैसे कीमती चीज़ों को अपने पास रखते रहे होंगे और इन नगरों में लिपिक भी होते थे जो मोहरों पर तो लिखते ही थे और शायद अन्य चीज़ों पर भी लिखते रहे होंगे जो बच नहीं पाई हैं। इसके अलावा दोस्तों नगरों में शिल्पकार स्त्री पुरुष भी रहते थे जो अपने घरों या किसी उद्योग स्थल पर तरह तरह की चीज़ें बनाते होंगे। लोग लंबी यात्राएं भी करते थे और वहां से उपयोगी वस्तुएं लाते थे और साथ ही लाते थे सुदूर देशों की किस्से कहानियाँ। मिट्टी से बने कई खिलौने भी मिले हैं जिनसे बच्चे खेलते रहे होंगे।
दोस्तों यहाँ पर चित्र में आप देख सकते हैं किस तरह से इस चित्र में ये जो चित्र है ऊपर वाला, उसमें मोहनजोदड़ो की एक सड़क और उसमें बड़ा नाला दिखा गया है। यहाँ पर एक कुआं दिखाया गया है और आप यहाँ पर देख सकते हैं मोहर के ऊपर एक चिन्ह जो है खास लिपि में दर्शाया गया है और उपमहाद्वीप में पाए गए लेखन का ये प्राचीनतम उदाहरण है। विद्वानों ने इसे पढ़ने की कोशिश की है लेकिन अभी तक ये पता नहीं चल पाया है कि इसका अर्थ क्या है। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि ये पकी मिट्टी के खिलौने हैं जिनको टेराकोटा कहा जाता है। यहाँ पर कुछ आपसे जिज्ञासा व्यक्त की गई है कि नगर में रहने वाले लोगों की एक सूची बनाइए। तो कौन कौन से लोग नगर में रहते थे? शिल्पकार, शासक, लिपिक और व्यापार। दोस्तों आप जान लीजिए शिल्पकार, शासक, लिपिक ये सभी लोग इन नगरों में रहते थे। नगर और नए शिल्प के बारे में जान लेते हैं। यहाँ पर सबसे पहले इस चित्रों के बारे में जानते हैं दोस्तों। यहाँ पर पत्थर के बाट हैं और ये कितने ध्यान से और उपयुक्त तरीके से बनाए गए हैं और इन्हें चर्ट पत्थर से बनाया गया था। इन्हें शायद बहुमूल्य पत्थर और धातुओं को तौलने के लिए बनाया गया होगा। और यहाँ पर आप इस चित्र को मध्य में बाएं जब आप देखेंगे तो इसमें कई कार्नेलियन पत्थरों से बनाए गए पत्थरों को काटकर और तराशकर मनके बनाए गए हैं। इनके बीच में छेद किए गए थे ताकि धागा डालकर माला बनाई जा सके। और मध्य में दाएं पत्थर के धारदार फलक हैं यहाँ पर। और इसके अलावा यहाँ पर आप देख सकते हैं कढ़ाईदार वस्त्र एक है। एक महत्वपूर्ण व्यक्ति की पत्थर से बनी मूर्ति जो मोहनजोदड़ो से मिली थी, इसमें उसे कढ़ाईदार वस्त्र पहने हुए दिखाया गया है। तो देखिए इस मूर्ति से भी कई चीज़ें स्पष्ट होती हैं। अब आइए नगर और नए शिल्प के बारे में जानते हैं। दोस्तों देखिए हड़प्पा के नगरों से जो चीज़ें प्राप्त हुई हैं उनके बारे में जान लीजिए। पुरातत्वविदों को जो चीज़ें वहाँ से मिली हैं उसमें अधिकतर पत्थर, शंख, तांबे, कांसे, सोने और चांदी जैसी वस्तुओं से बनाई गई थीं। तांबे और कांसे से औजार, हथियार, गहने और पत्थर बनाए जाते थे। सोने और चांदी से गहने और बर्तन बनाए जाते थे। और यहाँ मिली सबसे आकर्षक वस्तुओं में मनके, बाट और फलक हैं। दोस्तों हड़प्पा सभ्यता के लोग पत्थर की मोहरें बनाते थे। इन आयताकार मोहरों पर सामान्यतः जानवरों के चित्र मिलते हैं और हड़प्पा सभ्यता के लोग काले रंग से डिजाइन किए हुए खूबसूरत लाल मिट्टी के बर्तन बनाते थे। और एक बात और बताया गया है कि जिन गांव के बारे में आपने पढ़ा था अध्याय 2 में, क्या वहाँ भी धातु का उपयोग होता था? क्या वे पत्थर के बाट बनाते थे? तो दोस्तों आप जान लीजिए कि जो हड़प्पा सभ्यता में पत्थर के बाट बनाए गए हैं और धात्विक उपकरणों का प्रयोग जो है धात्विक या धातुओं के उपकरण और आभूषणों का प्रयोग किया गया है। देखिए संभवतः 7000 साल पहले एक स्थल है मेहरगढ़। मेहरगढ़ जो है 7000 साल पहले मेहरगढ़ में कपास की खेती होती थी। मोहनजोदड़ो से कपड़े के टुकड़े के अवशेष, चांदी के एक फूलदान के ढक्कन और कुछ अन्य तांबे की वस्तुओं से चिपके हुए मिले हैं। और पक्की मिट्टी तथा फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई का संकेत देती हैं। इनमें से अधिकांश वस्तुओं का निर्माण विशेषज्ञों ने किया था। विशेषज्ञ उसे कहते हैं जो किसी खास चीज़ को बनाने के लिए खास प्रशिक्षण लेता है, जैसे पत्थर तराशना, मनके चमकाना या फिर मोहरों पर पच्चीकारी करना। और आप देखिए कि मूर्ति का चेहरा जो है जो बनाया गया था ऊपर कितने आकर्षक ढंग से बनाया गया है और उसकी दाढ़ी बहुत अच्छी तरह से दर्शाई गई है। और ये किसी विशेषज्ञ मूर्तिकार का ही काम हो सकता था। और देखिए हर व्यक्ति विशेषज्ञ नहीं हो सकता था। हमें ये पता नहीं कि क्या सिर्फ पुरुष ही ऐसे कामों से प्रशिक्षण हासिल करते थे या फिर केवल महिलाएं। शायद कुछ महिलाएं और पुरुष दोनों ही इस काम में दक्ष थे। एक शब्द आया था फेयंस। तो फेयंस क्या है दोस्तों? पत्थर और शंख प्राकृतिक तौर पर पाए जाते हैं, लेकिन फेयंस को कृत्रिम रूप से तैयार किया जाता है। बालू या स्फटिक पत्थरों के चूर्ण को गोंद में मिलाकर उससे वस्तुएं बनाई जाती थीं। उसके बाद उन पर वस्तुओं की एक चिकनी परत चढ़ाई जाती थी और इस चिकनी परत के रंग प्रायः नीले या हल्के समुद्री रंग के होते थे। फेयंस से मन के चूड़ियाँ, बाले और छोटे बर्तन बनाए जाते थे।
कच्चे माल की खोज में। दोस्तों, कच्चा माल उन पदार्थों को कहा जाता है जो या तो प्राकृतिक रूप से मिलता है या फिर किसान पशुपालक उनका उत्पादन करते हैं। जैसे कच्चे माल में क्या आता है, लकड़ी या धातुओं के अयस्क प्राकृतिक रूप से उपलब्ध कच्चे माल हैं और इनसे फिर कई तरह की चीज़ें बनाई जाती हैं। मिसाल के तौर पर किसानों द्वारा पैदा किए गए कपास को कच्चा माल कहते हैं और जिसके बाद में कताई बुनाई करके कपड़ा तैयार किया जाता है। हड़प्पा में लोगों को कई चीज़ें वही मिलती थीं, लेकिन तांबा, लोहा, सोना, चांदी और बहुमूल्य पत्थरों को दूर से आयात करना पड़ता था। दोस्तों, हड़प्पा के लोग तांबे का आयात आज के राजस्थान से करते थे। पश्चिम एशियाई देश ओमान से भी तांबे का आयात किया जाता था। कांसा बनाने के लिए तांबे के साथ मिलाई जाने वाली धातु टिन का आयात आधुनिक ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। सोने का आयात आधुनिक कर्नाटक और बहुमूल्य पत्थर का आयात गुजरात, ईरान और अफगानिस्तान से किया जाता था। तो कच्चे माल को अपने स्थानीय या बाहर से भी मंगाया जाता था, जिनसे वस्तुओं का निर्माण होता था। दोस्तों, यहाँ पर चित्र देख सकते हैं आप, कितना आकर्षक चित्र दर्शाया गया है। चीज़ों को एक जगह से दूसरी जगह कैसे ले जाया जाता था, इस चित्र के माध्यम से आप देख सकते हैं। और यहाँ पर एक जो है बैलगाड़ी या घोड़ा गाड़ी, जिसका भी आप कह सकते हो, इसका उपयोग करके ये बनाया गया है। पहिए का जो है पहिए के लिए, पहिए से बनाए जाने वाले खिलौने ये संकेत देते हैं कि उस समय पहिए का प्रयोग होता था। अब देखिए, नगरों में रहने वाले लोगों के लिए या लोगों का भोजन क्या था। दोस्तों, लोग नगरों के अलावा गांवों में भी रहते थे। वे अनाज उगाते थे और जानवर पालते थे। किसान और चरवाहे ही शहरों में रहने वाले शासकों, लेखकों और दस्तकारों को खाने का सामान देते थे। पौधों के अवशेषों से पता चलता है कि हड़प्पा के लोग गेहूं, जौ, दालें, मटर, धान, तिल और सरसों उगाते थे। जमीन की जुताई के लिए हल का प्रयोग एक नई बात थी और हड़प्पा काल के हल तो नहीं बच पाए हैं क्योंकि वो प्राय लकड़ी के बनाए जाते थे, लेकिन हल के आकार के खिलौने मिले हैं। इस क्षेत्र में बारिश कम होती थी, इसलिए सिंचाई के लिए कुछ तरीके अपनाए गए होंगे। संभवतः पानी का संचय किया जाता रहा होगा और ज़रूरत पड़ने पर उससे फसलों की सिंचाई की जाती रही होगी। दोस्तों, हड़प्पा के लोग जो थे ये गाय, भैंस, भेड़, बकरियां पालते थे। बस्तियों के आसपास तालाब और चरागाह होते थे, लेकिन सूखे महीनों में मवेशियों को, झुंडों को चारा पानी की तलाश में दूर दूर तक ले जाया जाता था। वे बेर जैसे फलों को इकट्ठा करते थे, मछलियां पकड़ते थे और हिरन जैसे जानवरों का शिकार भी करते थे। देखिए दोस्तों, गुजरात में हड़प्पाकालीन नगर का सूक्ष्म परीक्षण, क्योंकि गुजरात में जो है कई हड़प्पाकालीन स्थल मिले हैं। कच्छ के इलाके में खदिर बेत के किनारे धौलावीरा नामक नगर बसा था। वहाँ साफ पानी मिलता था और ज़मीन उपजाऊ थी। वहाँ हड़प्पा सभ्यता के कई नगर 2 भागों में विभक्त थे। धौलावीरा नगर 3 भागों में बांटा गया था। इसके हर हिस्से के चारों ओर पत्थर की ऊंची ऊंची दीवार बनाई गई थी। इसके अंदर जाने के लिए बड़े बड़े प्रवेश द्वार थे। इस नगर में एक खुला मैदान भी था जहाँ सार्वजनिक कार्यक्रम आयोजित किए जाते थे। यहाँ मिले कुछ अवशेषों में हड़प्पा लिपि के बड़े बड़े अक्षरों को पत्थरों में खुदा पाया गया है। इन अभिलेखों को संभवतः लकड़ी में जड़ा गया था। यह एक अनोखा अवशेष है क्योंकि आमतौर पर हड़प्पा के लेख मुहर जैसी छोटी वस्तुओं पर पाए जाते हैं। गुजरात की खंभात की खाड़ी में मिलने वाली साबरमती की एक उपनदी के किनारे बसा लोथल नगर ऐसे स्थान पर बसा था जहाँ कीमती पत्थर जैसा कच्चा माल आसानी से मिल जाता था और ये पत्थरों, शंखों और धातुओं से बनाई गई चीज़ों का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। इस नगर में एक भंडार गृह भी था दोस्तों, और इस भंडार गृह से कई मुहरें और मुद्रांकन या मुहरबंदी गीली मिट्टी पर दबाने से बनी उनकी छाप है। लोथल का जो सबसे महत्वपूर्ण स्थल है वो लोथल का बंदरगाह है। ये बड़ा तालाब लोथल का बंदरगाह रहा होगा जहाँ समुद्र के रास्ते आने वाली नावें रुकती थीं। संभवतः यहाँ पर माल चढ़ाया उतारा जाता रहा होगा। दोस्तों, यहाँ पर एक इमारत मिली है लोथल से जहाँ संभवतः मनके बनाने का काम होता था। पत्थर के टुकड़े, अध बने मनके बनाने वाले उपकरण और तैयार मनके भी यहाँ से मिले हैं। मुद्रा और मुहर के बारे में जान लेते हैं। तो दोस्तों, मुहरों का प्रयोग सामान से भरे उन डिब्बों या थैलों को चिन्हित करने के लिए किया जाता होगा जिन्हें एक जगह से दूसरी जगह भेजा जाता था। थैले को बंद करने के बाद उनके मुहानों पर गीली मिट्टी पोतकर उस पर मुहर लगाई जाती थी और मुहर की छाप को मुहरबंदी कहते थे।
अगर यह छाप टूटी हुई नहीं होती थी तो ये साबित हो जाता था कि सामान के साथ छेड़छाड़ नहीं हुई है। और आप जानते हैं कि आज भी मुहर का प्रयोग किया जाता है। बहुत ही महत्वपूर्ण बात है दोस्तों, आज भी मुहर का प्रयोग किया जाता है जब किसी भी महत्वपूर्ण दस्तावेज और किसी वस्तु को पदयुक्त करने के लिए जो है मुहर का प्रयोग या सील उस पर लगाया जाता है। एक और महत्वपूर्ण तथ्य है सभ्यता के अंत का रहस्य। तो दोस्तों लगभग 3900 साल पहले एक बड़ा बदलाव देखने को मिला। अचानक लोगों ने इन नगरों को छोड़ दिया। लेखन, मुहर और बाटों का प्रयोग बंद हो गया। दूर दूर से कच्चे मालों का आयात काफ़ी कम हो गया। मोहनजोदड़ो में सड़कों पर कचरे के ढेर बनने लगे। जल निकास प्रणाली नष्ट हो गई और सड़कों पर ही झुग्गी नुमा घर बनाए जाने लगे। ये सब क्यों हुआ कुछ पता नहीं। कुछ विद्वानों का कहना है कि नदियां सूख गई थीं। अन्य का कहना है कि जंगलों का विनाश हो गया था। इसका कारण ये हो सकता है कि ईंट पकाने के लिए ईंधन की ज़रूरत पड़ती थी। इसके अलावा मवेशियों के बड़े बड़े झुंडों से चारागाह और घास वाले मैदान समाप्त हो गए होंगे। कुछ इलाकों में बाढ़ आ गई होगी, लेकिन इन कारणों से ये स्पष्ट नहीं हो पाता कि सभी नगरों का अंत कैसे हो गया, क्योंकि बाढ़ और नदियों के सूखने का असर कुछ ही इलाकों में हुआ होगा। ऐसा लगता है कि शासकों का नियंत्रण समाप्त हो गया। जो भी हुआ हो, परिवर्तन का असर बिल्कुल साफ दिखाई देता है। आधुनिक पाकिस्तान के सिंध और पंजाब की जो बस्तियां थीं वो उजड़ गई थीं। कई लोग पूर्व और दक्षिण के इलाकों में नई और छोटी बस्तियों में जाकर बस गए थे और इसके लगभग 1400 साल बाद नए नगरों का विकास हुआ और इनके बारे में हम आगे के अध्यायों में पढ़ेंगे। देखिए, यहाँ पर आपसे कहा गया है कि कल्पना करो कि आप अपने माता पिता के साथ 4000 साल पहले लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा पर गए हैं। तो आप बताइए कि कैसे यात्रा करेंगे और आपके माता पिता के लिए अपने साथ क्या क्या ले जाएंगे और मोहनजोदड़ो में आप क्या देखेंगे। तो बहुत ही महत्वपूर्ण है जब हम माता पिता के साथ अपने लोथल से मोहनजोदड़ो की यात्रा करेंगे तो समुद्र के रास्ते करेंगे। मेरे माता पिता कीमती पत्थर, शंख और नारियल से बनी वस्तुएं अपने साथ ले जाएंगे और हम मोहनजोदड़ो में महान स्नानागार, घर, मकान और उद्यान निर्माण की योजना को देखेंगे। अब आइए अध्याय से संबंधित जो प्रश्न हैं उनको देखते हैं। पहला प्रश्न है कि पुरातत्वविदों को कैसे ज्ञात हुआ होगा कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का प्रयोग होता था। तो आप जान लीजिए दोस्तों, हड़प्पा सभ्यता में जो कपास का प्रयोग है ये सबसे पहले हुआ था। मोहनजोदड़ो से कपड़े के आभूषण के साथ जो है एक तांबे के फूलदान के साथ कुछ सामान मिला है और पक्की मिट्टी और फेयंस से बनी तकलियाँ सूत कताई के संकेत हैं। मोहनजोदड़ो से एक आदमी की जो मूर्ति मिली है उस पर कढ़ाईदार कपड़े या कढ़ाईदार आकृति बनाई गई है, जिससे ये पता चलता है कि हड़प्पा सभ्यता के दौरान कपड़े का उपयोग होता था। सुमेलन करना है तो हड़प्पा सभ्यता में तांबा जो है वो कहाँ से, राजस्थान से प्राप्त होता था। सोना कर्नाटक से, टिन दोस्तों अफगानिस्तान से और बहुमूल्य पत्थर ये गुजरात से प्राप्त होता था। तीसरा प्रश्न है कि हड़प्पा के लोगों के लिए धातुएं, लेखन, पहिया और हल क्यों महत्वपूर्ण थे। तो दोस्तों धातु जो है, पुरातत्व तत्वों की धातु की बनी बहुत सी वस्तुएं मिली हैं। तांबे और कांसे के उपकरण मिले हैं, हथियार मिले हैं और इसके अलावा सोने और चांदी के आभूषण भी बनाए गए हैं। और आप जान लीजिए लेखन, तो लेखन का कार्य वहाँ पर किया गया था। लेखक का कार्य लिपिक करते थे, वे मोहरों पर लिखते थे और शायद कुछ कागज़ों पर भी लिखे रहे होंगे, लेकिन शायद कुछ अन्य चीज़ों पर, मोहरों पर, पत्थरों पर लिखाई की गई होगी, लेकिन वो आज नहीं मिली हैं। और इसके अलावा पहिया सामान को ढोने के लिए, गाड़ियों के लिए प्रयुक्त किया गया और हल इसलिए महत्वपूर्ण था कि खेत को जोतने के लिए हल का प्रयोग किया जाता था। अब आइए देखते हैं टेराकोटा। इस अध्याय में पक्की मिट्टी या टेराकोटा से बने सभी खिलौनों की सूची बनाइए। और तो इन खिलौनों में खिलौना गाड़ी, गुड़िया और देखिए बैल, भालू, आधे आकार की सीटें और हल आदि बनाए गए हैं। हड़प्पा के लोगों की भोजन सामग्री तो गेहूँ, जौ, चावल, दाल, मटर, ये सभी हड़प्पा सभ्यता में लोग खाते थे। और हड़प्पा के किसानों और पशुपालकों का जीवन क्या था।
तो दोस्तों हड़प्पा के किसान और पशुपालक जो है पहले किसान और पशुपालकों की तुलना में अधिक प्रकार के बीजों का उत्पादन करते थे और हड़प्पा के किसान उपकरणों का भी प्रयोग करते थे और हड़प्पा के किसान कृषि यंत्रों को जो है प्रयोग करते थे जिनसे खेती करना सुलभ हुआ था। और देखिए दोस्तों यहाँ पर अपने शहर या गांव की 3 महत्वपूर्ण इमारतों का ब्यौरा दो। क्या वे बस्ती के महत्वपूर्ण इलाके में बनी हैं और उन इमारतों का प्रयोग किस लिए किया जाता है, इन सब के बारे में आप अपने जिस शहर में रहते हो वहाँ के महत्वपूर्ण इमारतें और पुरानी इमारतों के बारे में आप पता लगाइएगा, जिससे आपको थोड़ी ऐतिहासिक जानकारी और आपके विचार विकास में जो है इस अध्याय में जब आपने जो पढ़ा है उसके दृष्टिगत रखते हुए आपका विचार फलक विस्तृत होगा। अध्याय में कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं। मेहरगढ़ में कपास की खेती जो है कब से प्रारंभ हुई थी? ये लगभग 7000 साल पहले। नगरों का आरंभ कब हुआ? तो हड़प्पा मोहनजोदड़ो जैसे नगरों का प्रारंभ 4700 साल पहले। हड़प्पा के नगरों के अंत की शुरुआत कब हुई? तो लगभग 3900 साल पहले। और आधुनिक नए नगरों का विकास कब हुआ? तो लगभग 2500 साल पहले। तो दोस्तों ये था आज का वीडियो। NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशंस में आपने पढ़ा 6वीं कक्षा के इतिहास हमारे अतीत भाग 1 का अध्याय 3 आरंभिक नगर। इसमें हमने हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, इसके अलावा जो सिंधु घाटी सभ्यता के अन्य स्थल, उनकी विशेषताएं, लोग कैसे थे, आरंभिक नगर कैसे थे, उनकी विशेषताएं कैसी थीं, मकान, भवन, नगरी जीवन, कला, शिल्प, भोजन और उनके द्वारा जो निर्माण की जाने वाली सामग्री थी, मनके, मुहर और अन्य प्रकार की जो वस्तुएं थीं, उनके बारे में इस अध्याय में हमने पढ़ा। तो ये अध्याय बहुत ही महत्वपूर्ण है जो इतिहास के शुरुआती विकास क्रम को समझने के लिए। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और इस चैनल NCERT बुक्स एंड सॉल्यूशंस को सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों। नमस्कार।